आप लोगों को जानकारी पहुंचा रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका लॉज होता है, कुछ नियम होता है। ये लॉज मतलब रहने वाला लॉज नहीं है, मतलब इसका अपना एक अपवर्तन का नियम होता है। क्या नियम है? तो दे आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने नियम है? दो है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल, ऑल लाइज एट सेम पॉइंट। ध्यान दो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है O से A, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है O से B, और नॉर्मल है O से N। सब एक ही पॉइंट पे लाइज करता है, और ये एंगल I और एंगल R का रेशियो कांस्टेंट होगा। यही स्नेल। 2 मिनट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल, ऑल लाइज एट सेम पॉइंट। तीनों एक ही तल में होता है। एंगल ऑफ साइन I और एंगल ऑफ साइन R का रेशियो कांस्टेंट होगा, जिसको म्यू बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब टॉपिक रिव्यू, जो कांस्टेंट लिखा हुआ म्यू, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको N भी लिखा जाता है। ये कांस्टेंट हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपने देखा है पिछले वीडियो में कि मैग्निफिकेशन यूनिट एंड डायमेंशन होता है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। लेकिन हम देखेंगे उसके डिफिनीशन के बाद। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको लिख लीजिएगा, ये वीडियो को हम मिटा रहे हैं। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट, लिख दिए वो नीचा में सही दिस नॉन है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ उधर ऊपर लिख दीजिएगा, पिछले करके निकालेंगे। इट इज म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। इट इज ऑल्सो नॉन कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब हमारा हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको कहीं म्यू से लिखा जाता है, कहीं N से लिखा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम, ऐसे समझ, नॉर्मल कोई चीज़ को फार्मूला से समझने की कोशिश करें। C हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो बार बार लिखा रहता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे माध्यम आता है स्पीड ऑफ लाइट का, उसको V बोलते हैं। तो C हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसी को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वैक्यूम में ज़्यादा होगा, C ज़्यादा होगा, और V क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 लाख है, तो यहाँ 3 लाख से थोड़ा सा कम होगा, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड और थोड़ा 2 लाख मीटर पर सेकेंड, दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the ratio of speed of light in vacuum and speed of light in medium is remain constant. That fixed ratio is known as refractive index. That ratio is called refractive index. Refractive index. Refractive index कहते हैं। तो किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है कि यदि लाइट को वैक्यूम में छोड़ दिया जाए तो सबसे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, और जैसे वो किसी माध्यम हवा में आ जाए, पानी में एक लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट
और किसी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, मतलब ये हिंदी वालों के लिए था, इंग्लिश वाला को बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इंग्लिश इजी होता है, हिंदी थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन समझता है बिहार के बच्चे सब हिंदी में ही। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, तो म्यू इजिकल टू, सिंपल सा दिमाग लगाना है, म्यू निकालना हो तो क्या करना है, सी को भी से डिवाइड कर दो, बस हो गया। तो सी अपॉन भी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा सी अपॉन भी। और ये जो होगा ये ऊपर में यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और नीचे में भी होगा स्पीड मीटर पर सेकेंड, दोनों कट जाएगा, तो ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाएगा। जैसे मैग्नीफिकेशन, याद रखने का, मैग्नीफिकेशन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज also unitless and dimensionless, unitless and dimensionless, unitless और dimensionless हो जाएगा। मतलब न तो मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट होगा, न तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमारा हेडिंग होगा, रिलेशन होगा रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। ये में क्या होता है समझिए कि जैसे पानी के अंदर 12 सेंटीमीटर पर कोई मछली रहेगी तो आपको बाहर से लगेगा कि 9 सेंटीमीटर पे है। ये पानी के अपवर्तनांक के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि रोड पे आप चलते हैं, कल एग्जाम्पल भी दिए थे, तो धूप के समय सीधा लगा कि रोड पे पानी है, तो ये पानी का एग्जाम्पल नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल होता है। तो हमारा आज का हेडिंग अब होगा रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। वस्तु रहेगा पानी में और देखेंगे उसको हवा में। तो जल्दी लिखें, नोट कर ले, इसको पिक ले लीजिए। अब है रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ और रियल हाइट और एपेरेंट हाइट, दोनों में रिलेशन देखना बस। पिक ले लिए, नोट कर लिए आप लोग। पूरे वीडियो को कंटिन्यू रोक रोक के देखिए, जितना देर तक समझ में आए उतना ही देर देखिए, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा देर देखिए, एकदम दिमाग शांत हो तो देखिए। और कभी भी मूड करे पढ़े को तो वीडियो एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आज का हेडिंग है रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपेरेंट होता क्या ही देखिए, इसका मतलब होता है वास्तविक गहराई, इसको होता है आभासी गहराई। मतलब रियल में जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो दिखावटी नहीं करते हैं। और कोई आदमी कम पढ़ा लिखा का भी कोचिंग अच्छा चल जाता है, मतलब वो रियल डेप्थ नहीं होता, लेकिन एपेरेंट रिप्रेजेंट करना अच्छा से आता है। तो मछली रहेगा आपको 12 सेंटीमीटर दिखाई देगा 9 सेंटीमीटर, यही है कहानी। क्या है इसका मतलब होता है वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई मतलब कितना गहरा है, इसका आभास ही होता है, मतलब आपको आभास कितना हो, आभासी गहराई हो। ये क्या होता है आप समझिए, इसको समझने थोड़ा सा पहले ऐसे समझना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, मतलब पानी में, और लुकिंग कर रहा है कोई ऑब्जर्वर उसको रेयर मीडियम से। जैसे पानी में कोई सिक्का बाल्टी में रख लेंगे, कोई बाल्टी ले लेंगे, ऐसा ऐसे पानी भर देंगे और यहाँ सिक्का रख देंगे कॉइन, तो ये कॉइन यहाँ पर दिखेगा, मतलब यहाँ पर है ओरिजिनल, लेकिन दिखेगा यहाँ पे एपेरेंट। ऐसा क्यों होगा, यही पढ़ना हम लोग, है ना। या कोई लकड़ी जो होता है ना, पानी के अंदर रहता है ऐसे, तो यहाँ पर जो बनता है यहाँ टेढ़ा नजर आता रहता है, ये रिफ्लेक्शन कारण होता है। तो रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में अंतर देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में। और देखना कहाँ है, रेयर से। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed
in denser medium and looking from rarer medium then object appears नज़दीक दिखाने appears near from main positions। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ ज़्यादा होगा, एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगा। रियल डेप्थ हमेशा ज़्यादा होगा, रियल डेप्थ ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। डायग्राम से समझेंगे, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। यदि रियल डेप्थ को डिवाइड कर दिया जाए किससे, एपरेंट डेप्थ से, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकल जाएगा। तो म्यू का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ समझिए डायग्राम से, उसके बाद लिखिएगा, पिक ले लीजिएगा, जैसे जो होगा समझिएगा। नहीं, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे में एक रिफ्लेक्टिव सरफेस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में रखा हुआ है, ठीक, ऐसे पानी भरा हुआ है, इसको पानी भरा हुआ है। यहाँ से एक लाइट जाएगा सीधे, सीधे जाएगा और यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे लौट जाएगा, और क्या हो जाएगा कि ऐसे एक लाइट दूसरा लाइट ऐसे आएगा। तो देखिए ये नीचे में डेंसर है, अब डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में, मतलब ये है वाटर से कहाँ जा रहा है, ध्यान दीजिए, एयर में, वाटर से एयर में जा रहा है। तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पीड फास्ट हो जाएगा, NH आ गया, गली से आप NH पर आ गए, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे भाग, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये जो झुक गया, तो अब लाइट जो बाहर में जो आदमी है ना, वो इसको इधर देख ही नहीं पा रहा, वो इस लाइट जो अब ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पर चला गया, इमेज यहाँ बन गया, मतलब AB हो गया रियल है और AB डैश हो गया एपरेंट है। मतलब लाइट जो मुड़ गया, जिसका लाइट ये यहाँ नहीं जाकर, वो लाइट यहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँच रहा है, जिस कारण ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से AB हो गया रियल डेप्थ, AB क्या हो गया, इस पर एक क्वेश्चन भी बनवा देते हैं एनसीईआरटी के, ये रियल डेप्थ हो गया, और ये AB डैश हो गया एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ हो गया। तो AB बड़ा है, देख रहे हैं डायग्राम से, तो रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ इजकल टू हो जाएगा म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला निकल गया, जैसे पहले फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू क्या था, C/V था, V1 बटा V2 कर सकते हो, या रियल डेप्थ RD, रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ भी कर सकते हो। इस सारा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। यदि रियल डेप्थ हमको दे देगा 12 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ 9 सेंटीमीटर, तो 12 को 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जल्दी नोट करो इसको। मैंने अभी बोला है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ 9.3 में कैसे क्वेश्चन इससे बनाया गया एनसीईआरटी का, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बता देंगे यहाँ पर, ठीक रहेगा, समझने में आसानी हो जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे हम, और 1-2 देंगे, आप प्रैक्टिस करके घर से आ जाइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे और दिखाई देता है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। लाइट ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पर ये आँख जो आ जाएगा ना, तो ये आँख को क्या होगा, ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है रियल में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लाइट ऐसे मुड़ के यहाँ आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट खिसक यहाँ से यहाँ चला गया, है ना। ये जितना डेंस होगा उतना नीचे जाओ, ये जितना नीचे बजेगा उतना ये ऊपर दिखेगा। यदि ये कम मुड़ेगा तो ये थोड़ा सा और नीचे बनेगा। मतलब लाइट के मुड़ने का नहीं, हमको लकड़ी सब टेढ़ा नजर देता है, और पानी में रखी वस्तु हमको ऊपर दिखाई देता है। तो इसमें क्या होगा, वस्तु यहाँ पर रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट नियरर, मतलब ये नज़दीक आ गया है अंदर में, तो मछली रहेगा पानी में यहाँ पर, आपको दिखाएगा यहाँ पर, आप यहाँ देखिए फर्स्ट नीचे मछली भाग जाएगी। देखिए मछुआरा का बेटा में ना फिक्स पड़े हुआ, वो एक ही बार यहाँ हाथ डालेगा,
खींच लेगा, इधर से हाथ डालेगा, इससे नीचे से खींच लेगा मछली को। प्रैक्टिस है उसको, इसलिए आप क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप वीडियो देखते हैं, उतना समझ में आ रहा है। अगर इतना अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रॉब्लम रिलेटेड भी विथ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। उठाओ पेंसिल पेन कलम सब नोट कर लिया था ना, और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। एनसीईआरटी का बुक है तो सामने में रखो, कोई भी वीडियो देखने से पहले एक बार वो टॉपिक से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, किताब में अंडरलाइन कीजिए, तो पढ़ने का तरीका देखिए ना। सोचिए वीडियो लेकर बैठ जाइए, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। टॉपिक्स नंबर आपको एनसीईआरटी इसमें जो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9.3। एक टैंक है जो पानी से फिलअप किया गया है, उसकी गहराई हाइट दिया हुआ है वाटर का 12.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रियल हाइट ऑफ वाटर, रियल हाइट ऑफ वाटर दिया 9.3 में। एग्जाम्पल 9.3 एनसीईआरटी का मतलब रियल डेप्थ दिया हुआ है, रियल डेप्थ दिया हुआ है आपका कितना 12.5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है पानी का वास्तविक गहराई। और कह रहा है दी एपरेंट डेप्थ ऑफ मिडिल इज लाइंग बॉटम इन द टैंक 9.4 सेंटीमीटर। और वो जो एपरेंट है जो दिखाई जो देता है 9. हम आपको शुरू में ही बोले थे 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिखाएगा, तो यहाँ 12.5 दिया हुआ है। तो एपरेंट हाइट दिया हुआ है, निकालो जल्दी। एपरेंट हाइट दिया हुआ है, एपरेंट डेप्थ वो दिखाई देती है कितना 9.4 सेंटीमीटर पे। तो आपको निकालना है कौन सा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जल्दी निकालो डिवाइड करो जल्दी। म्यू निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल्दी निकालो कॉपी कलम निकाल के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो कुछ नहीं करना है, म्यू इक्वल टू लिखना है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ क्या हो गया आपको 12.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। पॉइंट करके सेंटीमीटर करते 125/94 हो जाएगा, डिवाइड करके 1.33 हो जाएगा, एकदम डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव फिक्स होता है। तो यहाँ से पता प्रूफ हो गया कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। तो हेयर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि यदि टैंक की गहराई 12.5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर कोई निडल रहेगा तो एपरेंट हाइट डेप्थ हो जाएगा उसका 9.4 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकल जाएगा 1.33। नोट करना, जल्दी नोट करो। हैंस अतः द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डब्ल्यू म्यू भी लिख सकते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में 1.33 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट कर लो जल्दी। रियल डेप्थ है 12.5, एपरेंट डेप्थ है 9.4, तो याद रखना वाटर 1.3 हो जाएगा। तो जो आपको 12.5 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है ना वो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण 9.4 पे दिखाई देगा, और जो दिखाई दे रहा है वही सी हाइट को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट गहराई, और जो अंदर में है पूरा रियल है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ, है ना। अब आपको इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बता रहा है कि अब वाटर को रिप्लेस कर दिया गया है। वाटर लिख दें, इफ द वाटर इज रिप्लेस, यदि वाटर को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा लिया जाए बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, और एक दूसरा लिक्विड डाल दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.63, मतलब एक नया लिक्विड डालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63। तो 1.63 है अप टू सेम हाइट, उसी ऊंचाई पे। व्हाट इज द डिस्टेंस शुड बी मैक्रोस्कोप से देख रहा है तो उसको कितना रिमूव करेगा, हटाएगा कि फोकस नील का फिर उसे वही बनेगा। अब क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है, वाटर क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है, और नया लिक्विड डालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.63। न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिप्लेस मतलब हटा के दूसरा लिक्विड डाल दिया। अब वाटर इज रिप्लेस, वाटर को रिप्लेस किया, वाटर इसको रिप्लेस कर गया, वाटर रिप्लेस किया गया तो क्या दिएगा, न्यू लिक्विड
न्यू लिक्विड, नया लिक्विड, लिक्विड न्यू लिक्विड होगा तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यू लिक्विड गिवन दिया गया है, म्यू एल कर देंगे 1.63। एक और देख लीजिए, नए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका कितना है, इधर 1.63 दिया है। अब क्या हुआ है कि रियल हाइट वही है, आपको खुद निकालना, रियल हाइट वही है, रियल डेप्थ वही है 12.4 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.63। निकालना है एपरेंट डेप्थ। क्या निकालना है? एपरेंट डेप्थ, APPARENT, एपरेंट DEPTH डेप्थ, एपरेंट डेप्थ में आपको क्या करना है? निकालना है, फाइंड करना है। तो आप देखिए म्यू इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ को ऊपर ले जाइए, म्यू को नीचे ले आइए। किसको ऊपर ले जाइए? AD को। एपरेंट डेप्थ को जो निकालना है, रियल डेप्थ RD में म्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो RD आपका कितना दिया होगा? रियल डेप्थ 12.4 सेंटीमीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हो? 1.63। तो यहाँ पर 2 पॉइंट का 2 अंक, वहाँ पर 1 है तो 1 अंक 0 डाल दीजिए तो हो जाएगा 12.40 सेंटीमीटर। कहाँ दिया है 12 वही रियल डेप्थ जो दिया हुआ था पानी का टैंक का वही था। और ये 1.63 167 हो गया। तो ये पॉइंट का 2 अंक हो गया, यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अपने आप हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल कर डिवाइड करिए। आपको 163 से 1240 को जल्दी डिवाइड कीजिए, जल्दी। वन 40 9 से लगेगा, 16 नंबर 44 होता है 108 7 6 7 8 28 7 लगेगा। 0.131 गलत है, डिवाइड किया 1240 डिवाइड 163, 1240 को डिवाइड कीजिए 163 से, 1240 कितना है यहाँ? उल्टा कर रहे हो ना तुम लोग, कंप्यूटर के नीचे तक दिखाई देता हमको। 7.63 6073। हाँ 7 पॉइंट आ जाएगा, देखो हम कर ही देते हैं। ये 7 3 21 आया, 2 20 142 हो जाएगा, 42 1 2 44 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। 7.60 जो 7.06 है ना, 60 7.6 हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। तो 7.6 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाते, ये आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ आ गया। अब पहले एपरेंट डेप्थ कितना था? 9.4। तो दोनों का अंतर देख लेंगे, डिफरेंस कितना हटाना पड़ेगा मिडिल को। तो डिस गैप जो हो जाएगा तो 9.4 और माइनस कितना हो जाएगा? 7.6। तो ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर ज़्यादा खिसकाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप पे। तो जहाँ इमेज पहले बनता था वही अब बनेगा, यही क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे रियल हाइट और एपरेंट हाइट। उस केस में था कि ऑब्जेक्ट पानी में था और देख रहे थे हवा में। अब वस्तु को रखेंगे हवा में, आँख को ले जाएंगे पानी में, तो ये हो जाएगा रियल हाइट और एपरेंट हाइट। मतलब पानी में नहीं, वस्तु हवा में रहेगा और जो एब्जॉर्बर रहेगा वो पानी में रहेगा। तो जितना जो अब क्या होगा कि पहले नज़दीक दिखाई देता था वस्तु, अब दूर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या था? रियल डेप्थ ज़्यादा था, एपरेंट डेप्थ कम था। अब क्या होगा? रियल एपरेंट हाइट ज़्यादा हो जाएगा और रियल हाइट कम होगा, मतलब दिखाई देगा दूर, रहेगा नज़दीक। देखते हैं कैसे। पिक ले लो जल्दी। हो गया। रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड एपरेंट हाइट। रिलेशन बिटवीन रियल हाइट
एंड एपेरेंट हाइट, रियल हाइट और एपेरेंट हाइट, वास्तविक ऊंचाई और आभासी ऊंचाई। व्हेन ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड और लुकिंग मतलब देखा जाता है फ्रॉम डेंसर मीडियम देन ऑब्जेक्ट appears far from मेन पोजिशन से दूर देखो, appears फार मतलब दूर हो जाता है, फार फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन से दूर, एक्चुअल पोजीशन जो कैसे दूर हो जाएगा। इन दिस केस एपरेंट हाइट ग्रेटर देन हो जाएगा रियल हाइट। आपको पूछेगा कौन बड़ा होता है, रियल के एपरेंट बड़ा होता है, रियल छोटा होता है, वही तो दिमाग लगाना है। कितना बड़ा होता है, जितना रिफ्लेक्टिव एपरेंट हाइट और रियल हाइट का रेशियो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देगा, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 9, अब देखना है ये कोई ऑब्जेक्ट है जो रेयर मीडियम में है और यहाँ पर कोई डेंसर मीडियम है, ये कोई डेंसर मीडियम है, जिसका इमेज बनाना वहीं से लाइट चलेगा। फिर इसका इमेज बनाना है तो एक लाइट ऐसे जाएगा, नॉर्मली एक लाइट लाना और नॉर्मली ही लौट जाएगा, और दूसरा कुछ एंगल बनाते हुए लाना, ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, और ये क्या होगा, ये डेंसर में आ गया, यहाँ कुछ एंगल बनाएगा तो ये नॉर्मल से क्या नदी का आएगा कि दूर भागेगा, नदी का आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पीछे को बढ़ा देना है, इसको भी पीछे यहाँ भी नहीं बन जाएगा। तो ए बी होता है रियल हाइट और ए बी डैश थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, मतलब लाइट यहाँ पहुँचा, लाइट यहाँ रहता तो यहाँ दिखाता ना, लाइट तो मुड़ गया इधर तो इमेज खिंचा के चलेगा इधर। तो आपको ए बी हो गया रियल हाइट और ए बी डैश हो जाएगा एपरेंट हाइट, और एपरेंट हाइट ज़्यादा है, एपरेंट हाइट जो होता है आपको ज़्यादा है, तो एपरेंट हाइट ए बी डैश ग्रेटर दैन रियल हाइट ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ए बी डैश को ए बी से डिवाइड कर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इक्वल टू एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो म्यू बराबर लिख सकते हैं एपरेंट हाइट मतलब ए एच और रियल हाइट आर एच, खत्म हो गया। यदि एपरेंट हाइट निकालना होगा तो एपरेंट हाइट को म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना कर देते हैं, तो रियल हाइट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एपरेंट हाइट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रियल हाइट म्यू टाइम्स ऑफ ए एच। बस खत्म कहानी हो गया ये रिफ्लेक्शन का। अब जो है 9.4 टॉपिक्स है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो पढ़ेंगे हम लोग। 9.4 नंबर टॉपिक्स पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन तब तक ये वीडियो को पिक ले लीजिए आप, फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाने की कोशिश करते हैं। नोट करो जल्दी जल्दी छापो। 9.4 हेडिंग लगा लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 9.4 हेडिंग है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, अब रिफ्लेक्शन में आ गए हम लोग, रिफ्लेक्शन। टोटल, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हिंदी होता है इसका पूर्ण, टोटल मतलब कंप्लीटली, आंतरिक अंदर से परावर्तन, परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक क्या होती है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखिए डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा दोनों, 2 मिनट का काम है, तुरंत समझ खत्म हो जाएगा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटा है और इम्पोर्टेंट है। उसका कुछ एग्जाम्पल है, और इसका जो एक एग्जाम्पल जो है ऑप्टिकल फाइबर, वो तो बीएससी तक में पूछता है। ऑप्टिकल फाइबर बीएससी पार्ट 2 तक में पूछ चुका है। देखिए इसको थोड़ा समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा, नहीं ध्यान दिएगा नहीं समझ में आएगा। ये एक लाइन ले लेना है, सिंपल सा दिमाग लेना है, नीचे ले लेना है डेंसर मीडियम, ऊपर लिखना है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और करना कुछ नहीं है, क्या करना है, एक नॉर्मल भी ले लेना है, एक नॉर्मल ले लेना है, सिंपल सा बात है। और लाइट को डेंसर से रेयर में भेजना है, लाइट को ऐसे ऐसे भेजना है। अब ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये फ्री हो गया ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भाग जाए, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ बढ़ रहा है, ऐसे मुड़ जाएगा। अब गौर कीजिए, जब एंगल आई मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि 45 डिग्री है, तो ये उससे जरूर 50 से 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और ये मान लीजिए 60 पर ले आए तो ये मान लो 80 पर आ जाएगा। इसको 70 पर लगेगा तो ये मान लो 90 पर यहाँ पहुँच जाए। जब यहाँ पहुँच जाए तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। मतलब न तो रिफ्लेक्शन इस सतह पर लाइट आ जाएगा मुड़ के, ये नीचे आते 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 यहाँ पर आ जाएगा, तो आई सी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? सी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। और आर जो होगा 90 जो होगा, आर क्या हो जाएगा? 90 होगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जब रे ऑफ लाइट पड़ जाएगा, जब यहाँ तक आई था, अब और बढ़ाएंगे तो ये नीचे ही मुड़ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ज़िंदगी के तलाश में मौत के लोग पास पहुँच जाता है, रिफ्रैक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होने के चक्कर में रिफ्लेक्शन हो गया, अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो गया। ज़्यादा गाड़ी स्पीड करने से ऊपर चला जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। इसी का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल पे। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अभी आपने को समझाया था। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, इसका पूछता है ये क्रिटिकल एंगल। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस due to which angle of refraction becomes 90 degree, becomes 90 degree. That angle of incidence is called, is known as critical angle. Critical angle. It is denoted by angle C. It is denoted by angle C. एंगल I इक्वल टू C हो जाएगा। इसका इक्वेशन भी हो जल्दी लिखिए, नोट कर लिए फटाफट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है? ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल पे। किस पर डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन लाइट डेंसर से रेयर जाता रहना चाहिए, तो जिसके लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाए। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से सुन लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, बिना वीडियो देखे बिना किताब देखे आप लिख पाइएगा। सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का मान 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम होगा क्रिटिकल एंगल। ऐसा आपतन का कोण
जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब न तो रेयर में लाइट रहता है लौटते वक्त और न तो डेंसर में रहता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट को सेट करना है जिसके लिए आर कंप्लीटली 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएगा नॉर्मल पे ही सरफेस पे आके चिपक जाएगा। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम होगा क्रिटिकल एंगल। तो सच एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्यू टू व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एट क्रिटिकल एंगल। इसको सी से लिखा जाता है, नोट कर लीजिए, ठीक ले लीजिए, बहुत जरूरी है ये टोटल क्रिटिकल एंगल। अब इसका इक्वेशन बताते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कुछ यूज खाली आपको समझना है अच्छे से। इक्वेशन हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल। इसका इक्वेशन पूछता है, बोर्ड में पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन जाकर देखिए। आपने यदि बोर्ड कहते इंटरनल बोर्ड का परीक्षा दिया हो कॉलेज में असाइनमेंट, तो वो पूछा है आपको क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन ही पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता रहता है। हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब अच्छे से समझिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, जैसे कोई पेशेंट से मरने का क्रिटिकल पोजीशन है, अंतिम अवस्था है ना, मतलब जहाँ ऑटोमेटिक रेडिकल चेंज होता है ना, उसे क्रिटिकल बोला जाए। अब क्रिटिकल अवस्था है, कोचिंग में बहुत बच्चा हो गया, अब जगह नहीं, एकदम क्रिटिकल पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा को वापस कर देते हैं, तो ये क्रिटिकल हो गया। जैसे कोई आदमी को बच नहीं मिला, बहुत चोट लग गया, घटना होती है, क्रिटिकल हो जाता है। तो क्रिटिकल पोजीशन क्या देखिए, तो आपने देखा कि एंगल आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और एंगल आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रूफ होगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू बराबर, देखिए यहाँ पर रेडियस से डेंस तब आई बराबर होता है, जब रेडियस से डेंसर से रहेगा तो आर ऊपर लिखना है, साइन आर बाय, यहाँ आई हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल आर ज़्यादा है और आर क्या आई क्या है, कम होती है। जो एंगल बड़ा होगा उसको ऊपर निकला होगा, याद रखना मुझे, जो एंगल बड़ा होगा उससे ऊपर लिखना, कंफ्यूज नहीं करो, ऊपर लिखना, क्योंकि आर 90 डिग्री बड़ा है इसलिए पड़ेगा। हो गया, तो ये म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन साइन सी। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री 1 बाय साइन सी, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय म्यू, तो सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। 1 मिनट भी नहीं चलेगा, बोल तो स्विच ऑफ हो जाएगा, कुछ भी बोल देता है, लाइन आ जाएगा। तो आपको देखना होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या करें, वहाँ ख़त्म कर दें। तो एंगल आई बराबर सी हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाएगा, आर 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल आर बराबर एंगल आई हो जाएगा। जो एंगल बड़ा होगा उसे ऊपर, आर बड़ा है तो इसको ऊपर लिखना है। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से म्यू हो जाएगा साइन आर बाय साइन आर। तो आर कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू साइन सी। 90 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा शायद, साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो म्यू बराबर ये 90 डिग्री 1 बाय साइन सी हो जाएगा। ये म्यू बराबर पूछेगा तो 1 बाय साइन सी, और साइन सी रख म्यू उधर आएगा, और सी रख साइन इनवर्स आएगा। ये हो गया इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और लास्ट लिख लो, एक टोटल इंटरवल बस खत्म, क्रिटिकल एंगल खत्म करो, मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं साथ दे रहा। लास्ट है टोटल, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो लाइट फिर डेंसर मीडियम में ही लौट आएगा। इसी घटना का नाम होगा कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ बुक में सिर्फ लिखता है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे इफ व्हेन रे ऑफ लाइट goes from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then speed of light increases, then speed of light increases and refracted ray of light bend, मुड़ जाता away from the normal, refracted ray of light bend away from the normal, मुड़ जाता है। तो इफ यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट reflected ray of light return in the same medium, same medium, that phenomena is called total internal reflection of light, total internal reflection of light। इतना नहीं हो लेकिन इतना लिखना जरूरी है। मतलब जैसा ये कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर की ओर जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान ज़्यादा, रिफ्लेक्शन का मान ज़्यादा हो जाता है, मुड़ते मुड़ते आर के 90 डिग्री होता है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल तक तो ठीक है, तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट दूसरे माध्यम में नहीं जाके अपने ही माध्यम में लौट आएगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट थोड़ा सा भी डेंसर से रेयर में नहीं जाएगा, डेंसर में से डेंसर में ही रह जाएगा। इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी का क्रिटिकल एंगल है सी है, तो यहाँ पर आर 90 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ से घूम कर लाइट यहाँ पर आर 90 डिग्री हो गया इसका, और ये आई सी हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो गया। और ये लाइट ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा रहा था तो ऐसे मुड़ गया। अब लाइट और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ही आएगा ना, तो यही होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये लिखा हुआ इफ यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाए किससे, क्रिटिकल एंगल से, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। इसी घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका दो बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मिरेज और प्रिज्म है और डायमंड है, 3-4 एग्जाम्पल इसका दिया ऑप्टिकल फाइबर। तो पहला और चौथा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरेज समझाएंगे हम, जल्दी इसको नोट कर लो। 9.4.1 और 9.4.3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऑप्टिकल फाइबर और मिरेज। ये गेस्ट क्वेश्चन है, पूछेगा। तो आज का अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा वो हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें 3-4 एग्जाम्पल है, 2 को समझाएंगे, 2 को डिटेल समझाएंगे, क्योंकि 2 एग्जाम बहुत जरूरी होता है जो पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा बार बार पूछा जाता है। बात नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना।
9.4.1 9.4.1 total internal reflection in nature. Total internal reflection in nature and to technological application and its technical पहला इसका है मिरेज। ये क्या था समझिए, रेगिस्तान कभी जाइएगा मतलब मरुभूमि राजस्थान सब, तो वहाँ पर जो बड़ा बड़ा पेड़ होगा उसकी परछाई बन जाता है, बालू लगेगा पानी के अंदर है, परछाई है। तो ये मिरेज के कारण होता हुआ क्या कि जैसे अब गर्मी पड़ रहा है तो गर्म होने के बाद हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, तो नीचे का जगह खाली हो जाता है और ऊपर में डेंसर मीडियम हो जाता है और नीचे में रेरर मीडियम हो जाता है। तो ऊपर में डेंसर मीडियम, नीचे में हो गया रेरर मीडियम। तो ऊपर से जो लाइट आएगा तो ऊपरे ऊपरे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ नीचे में आया नहीं, इसलिए पेड़ की परछाई क्या कर बन जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, मिरेज करते हैं। तो गर्मी के दिनों में जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, कौन उठ जाता है, हवा उठ जाता है। कहाँ उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। कैसे हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, तो ऊपर हो जाता है डेंस और नीचे हो जाता है रेरर। और तब जो लाइट ऊपर से नीचे आते रहता है तो ऊपर से ऊपर ही लौट जाता है, जिस कारण क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ की परछाई बनता है, जो लगता है पानी में परछाई है, जो इसको कहते हैं मृग मरीचिका, जिसको कहते हैं मिरेज। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में आप खड़े हैं और आपको प्यास लगा हुआ है, तो बहुत आगे देखे तो लगेगा कि कुआं है, अब जल को प्यास बुझाने के लिए जाइएगा, लेकिन नज़दीक जाइएगा ना तो आपको ये नहीं लगेगा कुआं, नहीं लगेगा और उतना आगे कुआं है। मतलब आपको एक तृष्णा बढ़ता जाएगा प्यास का और दूरी उतना ही दिखाई देगा हमेशा, कितना आगे बढ़ते फिर उतना आगे हो जाएगा, फिर उतना। ऐसा ही होता है रेगिस्तान में, ऊँट सब 50-50 किलोमीटर दौड़ते रहता है, इसलिए उसको डिजर्ट एरिया का हेलीकॉप्टर कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है कैमल को, है ना। वो उसको बहुत दिन तो अपने कुबर में बसा को जमाए रहता है, बहुत दिन तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है ना। आप देखिएगा यदि कोई मूवीज भी देखिएगा तो उसमें जेपी दत्ता सब ये सब दिखाते रहता है ना। मृग मरीच का एकदम पानी एकदम पूरा पल पानी सा दिखाई देगा। तो आपको हम बताते हैं क्या होता है मिरेज। तो देखिए इन हॉट समर डे, इन हॉट समर डे air becomes hot, air particle becomes hot and upper layer becomes denser and lower portion becomes rarer. So a virtual and erect image is formed of long tree in desert area. In desert long tree in desert area is known as mirage. चलिए समझ में आ गया। देखो समझिए, होता है कि गर्मी के दिनों में जब हवा गर्म हो जाता है तो ऊपर हो जाता है आपको डेंसर मीडियम, ऊपर कौन सा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रेगर मीडियम। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है ना। तो जब हवा शांत रहेगा तो जैसे इस पर लाइट आएगा ना, ऐसे रोट होकर आदमी को ये पेड़ दिखाई देगा। लेकिन हवा जब गर्म होगा तो ये लाइट क्या होगा, ऐसे करके बेंड कर सक्सेस कोलूजन हो जाए, ऐसे हो जाएगा उल्टा, ऐसे ये लाइट ऐसे नहीं जाके ये ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा धरती पर आएगा। तो ये पीछे की उसको बढ़ाएंगे और इसको पीछे की यहाँ पर इसका इमेज दिखाई देगा। इसी घटना को क्या कहते हैं, मिरेज कहते हैं। तो मिरेज किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरेज इज द एप्लीकेशन, इज द कौन सा
एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो नेचर में कंटिन्यू होता है। सही जाने दीजिए, है ना बच्चों। ये वीडियो को देखिए बार बार, है ना, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको जितना से जितना हो सके रोक रोक के देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अरविंद अलवेला 9.4 से आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए टेक रेस्ट, ओके, गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।